आइए फॉर्मूला रिवीजन करते हैं। सबसे जरूरी चीज है आप फॉर्मूला में यूनिट को कन्वर्ट करना जाने। तो कुछ लेंथ की यूनिट होती हैं, एक मीटर बराबर कितना होता है बताओ सेंटीमीटर में? तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, नोट कर लो, ठीक है। और 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है कितना? 10 mm, नोट कर लो। 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। एक फीट बराबर होता है 12 इंच। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। और 1 यार्ड बराबर होता है 3 फीट। नोट कर लीजिए इन सबको आप, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। ये लेंथ की कन्वर्जन है, कभी कभार पूछा जा सकता है और मेंसुरेशन में ज्यादा काम होता है इनका, ठीक है माय डियर। हाँ, तो मीटर सबसे बड़ी है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, mm, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। नोट डाउन कर लें इसको पहले आप। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की मैं बात करना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया 1 मीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर में बदलना जरा। 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो हम जानते हैं सर हर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं हर मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो यहां हम ये कह पाएंगे 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है यहां तक? जल्दी से मुझे बता दो आप लोग फटाफट से, ठीक है ना? हाँ, एक हेक्टेयर नाम की भी चीज होती है। 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है बताओ? अगर आप फील्ड एरिया की बात करते हो, अगर आप फील्ड एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो और हेक्टेयर में कैलकुलेट करना चाहते हो तो 1 हेक्टेयर बराबर क्या होगा बोलो? तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। अब आप ये सोचो कि ये स्क्वायर मीटर है, कभी कभार हेक्टेयर को सेंटीमीटर में भी बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो 10,000 स्क्वायर मीटर हो जाता है। आप बात समझ रहे हैं ना? हाँ, 1 हेक्टेयर बराबर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कभी कभार आपके काम आएंगी पेपर में, और आएंगी तो फिर याद होना चाहिए। एक वॉल्यूम वाली कुछ आती है, वॉल्यूम वाली भी होती है एक दो। आयतन से संबंधित इकाइयां। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है बताओ भाई? 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 10,000 लीटर। और अगर मैं 1 लीटर की बात करूं, उसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई? मैं लीटर में भी तो पूछ सकता हूं आपसे, 1 लीटर बराबर क्या होगा? तो आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल दोगे तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को नोट कर लो, दोनों ही काम की चीजें हैं, पता होना चाहिए, बाकी आप जानते हैं, ठीक है। हाँ, 1 मीटर क्यूब को 10,000 लीटर बोलते हैं और 1 लीटर में होते हैं 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हाँ, एक चीज लिख लीजिए, √2 को आप लिखेंगे 1.414, √3 को आप लिखेंगे 1.732 और पाई को आप लिखेंगे 22/7 या फिर 3.14 क्वेश्चन के हिसाब से, कि मतलब जो जो क्वेश्चन की डिमांड होगी उस हिसाब से आप पाई की वैल्यू लिखेंगे। सर एनआर का एडमिट कार्ड नहीं आया, आ गया ना स्टेटस आज तो? 1000 लीटर, हाँ हाँ, एक बार आप चेक कर लो यार, हो सकता है जीरो वीरो में ज्यादा लग गई हो, चेक करने में कोई इशू नहीं है। 1 मीटर क्यूब बराबर
1 मीटर क्यूब इक्वल टू लीटर, 1000 लीटर होता है। ठीक है, अब भाई ये जीरो वीरो में गड़बड़ हो जाती है और प्रश्न में गड़बड़ हो जाता है फिर। अब ऐसे होना भी वही चाहिए, क्योंकि यहाँ 10 की घात 6 बनेगा तभी तो 10 की घात 3 आया है। हाँ चलिए, क्लियर है ना। तो इसको 1000 लीटर कर लीजिए। हाँ ये 10,000 आ गया होगा दिमाग में, रहता है जब अब एक साथ लिखा रहे होते हैं ना, वो दिमाग में याद रहती चीजें तो कंफ्यूजन हो जाता है जीरो में, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए आगे चलते हैं। आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना आता ही है भाई, ट्राइंगल में तो कोई आपको दिक्कत है नहीं, दिक्कत है भी तो अभी मिटा देते हैं दिक्कत को। त्रिभुज, अगर आप ट्राइंगल को देख रहे हैं तो ट्राइंगल में जो उसकी 3 आपके शीर्ष होते हैं, उनके सामने की भुजा ये होती है। चलिए अब सब मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं तो हम एरिया की बात करेंगे। एरिया की बात करेंगे तो जब तीनों भुजाएं अगर मान लो अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो आप मुझे बताओ सबसे जरूरी चीज एस क्या होता है। एस होता है आपका सेमी पेरीमीटर। एस आपका होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालोगे, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो अगर भुजाएं अलग अलग हैं तो अगर एरिया निकालना चाहते हो तो इस डेल को हम एरिया भी बोलते हैं। तो एरिया बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ये हो गया आपका एरिया। नोट कर लीजिए इसको आप, ये सबसे कॉमन फॉर्मूला है, आना चाहिए। ठीक है, अरे नहीं किया विशाल, लेकिन अभी सीजीएल का मेंसुरेशन रिवीजन करा रहा हूं, है ना, थोड़ा तसल्ली करो, तुम्हारा एग्जाम 1 महीना डिले हो गया है ना बिहार एसएससी वालों, अभी थोड़ा एग्जाम डिले हो गया है आपका, है ना। हालांकि क्लास अभी जो बाकी है वो कंप्लीट हो जाएगा कोर्स उसमें। ठीक है, तो उतावले मत बनिए, जो भी चीज सीख रहे हैं अब ये भी काम आएगी आपके, लेकिन अभी तुम्हारा सेंस है ही नहीं, यहाँ दिमाग चल रहा है कहीं और। अब तुम्हें ये लग रहा है कि यार ये तो अलग गणित है, ये सब काम आएगा तुम्हारे भी, ध्यान देगा तभी तो आएगा। हाँ चलिए, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए सर एरिया हमें निकालने को बोला गया है, लेकिन मुझे कोई भी तीनों साइड नहीं दे रखी हैं, मुझे केवल 2 साइड गिवन है और इन दोनों साइडों के बीच का एंगल मुझे गिवन है थीटा। व्हाट अबाउट एरिया, एरिया क्या होगा बताइए। तो हम ये कह सकते हैं क्या, 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल और उनके बीच का कोण लिखो। हाँ, अब कोई भी 2 साइड्स हो, किसी भी ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड्स हो, कोई भी 2 साइड, उन दोनों भुजाओं का गुणनफल और उनके बीच का एंगल, वो एरिया निकालने का तरीका हो जाता है। सर इसमें अगर मान लो अल्फा दे दिया तो बी ए साइन अल्फा, इसमें अगर दे दिया तो बी सी साइन बीटा, कुछ भी ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, अगर इसी ट्राइंगल में आपको संगत ऊंचाई दे दी, तो मैंने ये कहा कि ये ऊंचाई है मेरी एच ए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस आपका ए है और ऊंचाई आपकी एच ए है। हमेशा याद रखना, अगर आप मान लो यहां से आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो, ये हो गया एच बी, तो क्या हो जाएगा 1/2 बी एच बी। तो यहां मैं एक कंडीशन आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आप परपेंडिकुलर डालेंगे, तो अगर आप एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया निकालते टाइम ये बात ध्यान रखें, जो आधार ले रहे हो, जो बेस आप ले रहे हो, उसी के करस्पॉन्डिंग हाइट लेनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ क्लियर, क्लियर है माय डियर, कि आपका जो एरिया है उस एरिया के हिसाब से आपको काम करना है। आप उस एरिया में जो बेस ले रहे हो, जैसे कि मैंने ए बेस उठाया उसके करस्पॉन्डिंग हाइट ली, मैंने बी बेस उठाया उसके करस्पॉन्डिंग हाइट ले ली। अंडरस्टैंड,
चलिए सर जीडी का नया बैच स्टार्ट करवा दो नेक्स्ट ईयर के लिए। मंजीत जो फाउंडेशन है वो सब कवर कर देगा, पढ़ना लेकिन आज से ही पड़ेगा। तो ज्वाइन करो साहिल 10 लगाकर अनअकैडमी पर। ये मैं आपको प्रॉमिस दिलाता हूं कि अगर आपने वो बैच पढ़ लिया तो ना केवल जीडी, उसके अलावा आने वाले जितने भी एग्जाम है सारे आप निकालोगे। बस इतना ही कह सकता हूं, बाकी तो आप समझदार हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं अगर बात करता हूं, ये हमने एरिया की बात कर ली, ट्राइंगल की बात कर ली, एरिया अलग अलग तरीके से कैसे निकाला जाता है उसकी बात कर ली। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। मान लो अगर आउटर रेडियस दे रखी हो, एरिया निकालना हो तब, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। यहां पर डेल्टा क्या है, एरिया है। अगर अंतः त्रिज्या दे रखी हो तब, तभी भी तरीका होता है del/S। इनको भी नोट कर लो भाई। तो अब मान लो आपको दे दिया अंतः त्रिज्या दे दी 2, अर्ध परिमाप दे दिया 15/15 दे दिया, तो आपका एरिया 30 आ जाएगा, जहां आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए। और यहां पर जो डेल है ये एरिया ही है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो कभी कभार अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या से भी आपको रिलेशन दे सकता है और एरिया निकालने को कह सकता है, तो आपको निकालना पड़ेगा, आप छोड़ के नहीं आ सकते। अंडरस्टैंड माय डियर। चलिए आगे चलता हूं। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जो कि बहुत अच्छा ट्राइंगल है, जहां पर हम जानते हैं कि दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैंने इन दोनों भुजाओं को बराबर मान लिया और ये तीसरी भुजा ये रही। दो भुजाएं अगर बराबर होंगी लाइफ में, कभी भी याद रखना, तो एक चीज जरूर है कि जो आप माध्यिका डालोगे वो परपेंडिकुलर भी होगा। यानी कि ये जो आपका AD है ये दो भागों में डिवाइड भी करता है, यानी कि ये B/2 भी कर देता है और परपेंडिकुलर भी होता है। इससे ही फायदा हो पाया, वरना फायदा नहीं होता हमें जिंदगी में। अगर मुझे समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या ट्राइंगल होता है भाई, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे कि मैंने AB और AC को बराबर कर दिया। एरिया निकालूंगा 1/2, आधार कितना है मेरा, B है, B, और ऊंचाई निकालनी है ये। तो अगर मैं H ऊंचाई निकालना चाहता हूं तो वो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो B²/4 है ना, तो ये H हो गया। तो आप डायरेक्टली H ही लिखो अभी और बस यहां से पुट कर देना, और वैसे ट्रिपलेट बन जाता है ना, वैसे ट्रिपलेट बन जाता है। ठीक है, चलिए चलिए अगर मैं बात करूं अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो यहां पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, बहुत सिंपल सोवर सा। इसमें आपसे पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा एरिया क्या है, आपसे पूछ लेगा भाई खींचकर परिमाप बता दो भाई, परिमाप क्या है, तो परिमाप भी बता देना 2A+B है। अब आते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको नाम से पता चल रहा होगा, दिस इज कॉल्ड समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज से हम बोलते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी भैया तीनों भुजाएं बराबर हैं। पहली बात तो एक ऐसा ट्राइंगल ABC जिसकी तीनों भुजाएं तो बराबर होंगी तो बहुत सारी चीजें आसान हो गई। एरिया निकालना आसान हो गया, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया अपने आप ही, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं और कोण आपके 60 डिग्री के हो गए। एरिया हो जाता है √3/4A²। आपकी जो हाइट हो जाती है वो क्या हो जाती है, √3A/2 अपने आप। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप परपेंडिकुलर भी डालेंगे तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने A है तो 30 डिग्री के सामने A/2 हो जाएगा, तो 60 डिग्री के सामने √3A/2 हो जाएगा। वही तो लॉजिक है। बेस आ गया, हाइट आ गई, एरिया निकल जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे इनर रेडियस क्या होता है, वो भी पता होना चाहिए डायरेक्टली, A/2√3। आउटर रेडियस क्या होता है, A/√3। नोट करते जाओ। ठीक है, हाँ पता होना चाहिए भैया। ओके, हाँ
और अगर मान लो कोई अंदर बिंदु है, परपेंडिकुलर्स दे रखे हैं इसके P1 P2 P3, तो वो एज ए हाइट ही काम आएंगे। P1 P2 और P3 अगर भुजा पर लंब डाल रखा है तो H को ही आप वो माने, है ना। हाँ, आंतरिक बिंदु से भुजाओं पर परपेंडिकुलर हो तो वो काम की चीज है, कभी भी पूछ सकता है वो पेपर में। अंडरस्टैंड। एक बार वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें भाई, है ना। चलिए, आर आपको पता है ना कि ये सरकम रेडियस है, परित्रिज्या, और ये अंतर त्रिज्या है, छोटा आर। छोटा आर इनर रेडियस होगा, है ना, बिल्कुल भूला है भाई साहब। चलिए आइएगा, अगर हम आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों, आगे हम बात करना चाह रहे हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल आयत होता है, सबको सब कुछ पता है, जितना पता है वो फटाफट से लिख लो, फिर आगे चर्चा करेंगे मेन बातों की। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, परिमाप निकालने में तकलीफ नहीं आएगी, यानी कि परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा सर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा, एरिया की बात करूं तो एरिया हो रहा है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अच्छा, डायगोनल भी एक चीज होती है इसमें सर, तो मैं कहता हूं भाई डायगोनल बराबर होंगे और वो होंगे √L² + B²। अब इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो ना कर पाओ आप भाई। परपेंडिकुलर है और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो पाइथागोरस जिंदाबाद, तो उसी से ही डायगोनल निकल कर आता है और दोनों ही बराबर होते हैं। 2 डायगोनल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो वो लॉजिक नहीं है ना। चलिए आइए आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में कि सर अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में चर्चा का विषय आता है कि आप रास्ते बना रहे हैं। एक अंदर अपना ओरिजिनल रेक्टेंगल लिया है और बाहर की तरफ आपने एक विड्थ मान दी है, क्या इतनी चौड़ाई ले लो बाहर और एक गार्डन बना दो बढ़िया वाला, या रास्ता बना दो। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप इस रास्ते की बात कर रहे हो, इस चौड़ाई की बात कर रहे हो पूरा, तो चौड़ाई दोनों तरफ WW बढ़ जाएगी ना। कॉमन सेंस की बात है, दोनों तरफ ही बढ़ रही है। अगर आप लंबाई भी बात करोगे तो लंबाई भी WW बढ़ गई। तो लॉजिकली अगर मैं बात करूं तो बाहर वाली आउटर लेंथ हो गई L + 2W और आउटर विड्थ हो गई B + 2W, है ना भाई। आप मुझसे रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलते हो, तो मेरे को तो बस यही आता है ना भाई, लंबाई बाहर वाले आयत में से अंदर वाला घटा दो, जो बचेगा वो पाथ का एरिया हो जाएगा। यही सीखा है हमने तो। हाँ ठीक है। तो पाथ एरिया हम निकालना चाहेंगे, ये दे रखा है। तो पाथ एरिया का डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है सर, वो क्या होता है जरा देखिए आप, वो होता है लंबाई प्लस का चौड़ाई, बाहर की तरफ है ना 2W × 2W। तो अगर आप आउटसाइड बाहर की तरफ कोई रास्ता बना रहे हो तो उस रास्ते का क्षेत्रफल इस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हो। डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी आपको पता होना चाहिए और कैसे आया ये पता होना चाहिए। 2W क्यों आया ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि W इधर की तरफ बढ़ेगा, W उधर की तरफ, इसी तरह से लंबाई बढ़ रही है, इसी तरह से चौड़ाई बढ़ रही है, इसलिए 2W का मैटर आया। अंडरस्टैंड। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट कंडीशन पर, जहां पर आयत के अंदर की तरफ रास्ता हो, यानी कि ये एक ओरिजिनल आयत है और उन्होंने कहा भाई एक अंदर एक आयत बनाइए जो कि W चौड़ाई वाले रास्ते के अंदर बना हुआ है, यानी कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, यहां आप अंदर जा रहे हैं और इसकी लंबाई हो जाएगी कितनी, आपने जब W इधर कम कर दिया दोनों तरफ तो L - 2W, B - का 2W। ठीक है। तो अब क्या करें भैया, रास्ता निकालते हैं। तो यहां क्या होगा, LB में से L - का 2W और B - का 2W चला जाएगा। तो अब इसको आप निकालेंगे, तब पाथ का जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का 2W × 2W। ये आपका उस पाथ का क्षेत्रफल आ गया जिस पाथ के आप बारे में बात कर रहे हो,
जो अंदर की तरफ बना हुआ है ऐसे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे मैं चर्चा करना चाहता हूं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए कभी कभार ऐसे भी बोल दिया जाएगा कि भाई एक आयत है जिसके अंदर दो रास्ते निकले हुए हैं इस तरह से, और वो दोनों रास्ते एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसा बोला जाएगा कि एक ये आयत है, इसमें दो रास्ते निकले हुए हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहां फिर से वही लेंथ दे दी जाएगी L, यहां फिर से वही विड्थ दे दी जाएगी B, और एक W वाला चौड़ाई वाली स्ट्रिप दे दी जाएगी जो कि परपेंडिकुलर भी है, और आप ये जान भी रहे हैं कि एक स्क्वायर भी बन रहा है बीच में जो कि दो बार आ रहा है। इस वाली में भी दो बार आ रहा है, इस वाली में भी दो बार आ रहा है। डायरेक्टली मुझे इन रास्तों का क्षेत्रफल निकालना है। मैं केवल रास्तों के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूं क्या कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है LW, ये आपकी चौड़ाई है, और मतलब इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूं तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई BW, और उसमें से माइनस कर दो W स्क्वायर। बोलो ये W स्क्वायर क्यों माइनस किया? क्योंकि जब मैं इस पट्टी को ले रहा हूं जो कि खुद में ही एक आयत है L और W, और मैं इस पट्टी को ले रहा हूं जो कि खुद में अपने आप में एक आयत है BW, ये जो स्क्वायर है ये दो बार आ गया। अब दो बार क्या करेगा भाई, इसमें एक बार का स्क्वायर घटा दो, आंसर आ गया बस। तो आप देखिए L प्लस B माइनस का W इंटू W, नोट कर लो, दो बार आ गया ना वो, तो एक बार घटा दिया बस। दोनों इन्हीं स्ट्रिप्स की बात की है यहां पर, डायरेक्ट बड़े में से छोटा नहीं घटाया, क्योंकि यहां लगाना पड़ा, यहां जरूरत नहीं थी। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना में जवाब दे देना भाई। चलिए वर्ग आसान है, स्क्वायर में कुछ ऐसा है नहीं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एरिया आपका भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। परिमाप, बहुत जरूरी चीजें लिखा रहा हूं, आपको पता होनी चाहिए। 4a होता है चारों भुजाओं का योग, इसको पेरीमीटर बोल देते हैं। और उसके साथ साथ आप डायगोनल की भी बात कर सकते हैं। यहां पर यहाँ डायगोनल में कुछ बनता है यहां पर, तो डायगोनल होता है आपका √2a, जनरली वही विकर्ण हो गया एक, a और a √2a, और इसी को मैंने डायगोनल कहा कि डायगोनल बराबर हो गया √2a। बट कभी कभार एरिया का डायगोनल से रिलेशन बहुत जरूरी हो जाता है। अब एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो यहां अगर आप डायरेक्टली डायगोनल के रेस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं तो d²/2, ये हो गया क्षेत्रफल। नोट कर लीजिए, ठीक है, प्लीज नोट करो इसको। हाँ, बाकी सर अगर मान लो रास्ते बन गए तो इसकी तरह, तो आप कुछ ना करो, ये L और B दिख रहा है, इनको बराबर रख दो बस A के। आई बात समझ में? क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट इस वाले के साथ भी फुलफिल है तो वही चीज ही। तो मैं कैसे याद रखता हूं, मैंने तो वही से याद रख रखा है कि अगर वर्ग के अंदर कोई रास्ते आ गए, आउटसाइड पाथ, इनसाइड पाथ, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को तो एज ए रेक्टेंगल ही याद रखना है फॉर्मूला, और लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर देना है। ठीक है, बस बन जाएगा अपने आप, है ना। तो अपन को हेडक खत्म हो गई, तो ये भी चलो अच्छी बात है, सही है ना। आओ आगे चले। ये एक सर्किल होता है, और सर्किल में एक रेडियस होती है। तो ये पूरा जो आपके सामने है, ये पूरा आपका सरकमफेरेंस होता है। परिधि। अब ये तो मैं सारी चीजें फॉर्मूला रिवीजन के बिहाफ पर बता रहा हूं। जब आप मेरे साथ थ्योरी पढ़ते हो तो मतलब एक सर्किल में हो सकता है कि 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, एक्चुअल में बता रहा हूं मैं,
ठीक है, चलिए, क्योंकि चीजें बहुत डिटेल में होती हैं, अगर डिटेल में पढ़ना चाहता है बच्चा तो वही आ रहा है 19 तारीख से फाउंडेशन मेरा, है ना। चलिए, अब यहाँ हम इसकी बात करते हैं, परिधि की बात करते हैं, सरकमफेरेंस की बात करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं जनरली रेडियस आपकी अगर 7 है तो आपका जो एरिया होता है, पहले एरिया की बात कर लेते हैं। सर एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का, आप सब जानते हैं। अच्छा, और अगर मैं बात करूं एरिया की और सरकमफेरेंस की, सरकमफेरेंस को मैं बोलूंगा परिधि। परिधि होता है 2 पाई आर, और एक चीज होता है परिमाप, तो परिमाप भी 2 पाई आर होता है। दोनों में फर्क है, तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज होना नहीं, हालांकि आप दिमाग में शक रखना हमेशा, लेकिन दोनों में फर्क है, ठीक है। अक्सर हमने अभी बताया था शुरुआत में कि पाई की वैल्यू हम 22/7 ही लेके चलते हैं जनरल केस में। तो कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए हमने एक चार्ट बनाई है, और वो चार्ट मैं तो कहता हूं मेरा जो विद्यार्थी है उसको सबको आनी चाहिए। जो यहां पढ़ रहा है वो आया है, या सीखना चाहता है वो सीखेगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। और चार्ट में हम रेडियस को 7 से शुरू करते हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर 7 ही क्यों, 1 2 5 15 18 19 20 क्यों नहीं? भाई साहब, हमने क्वेश्चन को आसान बनाना है, टफ नहीं बनाना है, ठीक है। रेडियस अगर 7 में ले रहा हूं इसलिए लेता हूं, और वो भी लालच है। लालच क्या है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जब मैं पाई की वैल्यू 22/7 रखूंगा और त्रिज्या को r बराबर 7 × 7 रखूंगा तो 7 से 7 कट जाएगा, एक जेन्युइन आंसर आ जाएगा 154, और परिधि आ जाएगी कितनी? 44। और इसी के बिहाफ पर कंसेप्ट क्लियर होता है आप लोगों का कि अगर आप रेडियस को डबल कर रहे हो, दुगना कर रहे हो, 14 कर रहे हो, तो आपका जो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल जब त्रिज्या डबल होती है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में बदलता है, 4 गुना, 3 गुना होगा, मतलब रेडियस 3 गुना होगी तो ये 9 गुना, ऐसे चलता है। और जो परिधि होती है वो आर के समानुपाती है, यानी कि सीधा सीधा बदलेगा। तो ये कॉमन सेंस है, मैं कोई रॉकेट साइंस तो नहीं बता रहा हूं आपको, है ना भाई। तो एरिया आपका कितना हो जाना है? 4 गुना हो जाएगा पहले वाले का, 7 का, क्योंकि 7 के सापेक्ष में दुगना लिया है, तो ये 4 गुना और ये 88। अब इसी तरह की सीरीज चलती है कि रेडियस को अगर 21 ले रहे हो तो 7 के सापेक्ष में 3 गुना ले रहे हो, तो एरिया हो जाएगा इसका 9 टाइम्स और 1386। सरकमफेरेंस हो गया 132। रेडियस अगर मान लो आप 24 क्या कहते हैं 28 ले रहे हो, तो एरिया आप कितना ले सकते हो? 24 64, क्योंकि 28 लिया है 4 गुना, तो ये 16 गुना हो जाएगा, तो सरकमफेरेंस हो जाएगा 176। रेडियस अगर आप 35 ले रहे हो तो एरिया कितना हो जाएगा? 3850। सरकमफेरेंस हो जाएगा 220। रेडियस अगर आप 42 ले रहे हो तो एरिया कितना हो जाएगा? 5544। सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 264। अब बात को सुनो, यहां तक तो हो गया। अगर मैंने कहा कि भाई रेडियस में 3.5 ले रहा हूं, तो मैंने क्या किया है? इसमें बटे 10 किया है ना, तो क्षेत्रफल में बटे 100 हो जाएगा। अच्छा, ये बात है, बिल्कुल है। और उसमें भी बटे 10 हो जाएगा 22। अगर मैं बोल देता हूं कि रेडियस मैंने 21/2 कर दी, यानी कि 21 वाले का जो क्षेत्रफल है वो है 1386। अब यहां बटे 2 कर रहे हो तो 1386/4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना स्क्वायर में चलता है, तो 346.5। और सरकमफेरेंस भी बटे 4 हो जाएगा, तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 22। भाई कितना आ रहा है? बटे 4 कर दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33, है ना? 33 ही आ रहा है ना। 66 आ रहा है। अच्छा 66 ही तो आएगा भाई, बटे 2 ही तो करना है, माफ कीजिए, बटे 4 क्यों करोगे? वो तो डायरेक्टली है ना एरिया में 4 होता है। तो ये कहानी है, तो ये चार्ट है, आपको पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन आसान बना देती है बहुत ज्यादा पेपर में, ठीक है। आप इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे चलते हैं फटाफट से। और दोस्तों कैसा लग रहा है? सर पाई क्यों लेते हैं? क्योंकि पाई से ही पहिया बना, बिना पाई के पहिया नहीं बनता। पाई एक कांस्टेंट था, जब पहिया बनाया ना आदिवासियों ने, आदि मानव ने, तो वहां उन्होंने कैलकुलेशन लगाई। ऐसे थोड़ी ना था कि भाई बैठ गए पाई आर स्क्वायर लगा दिया आंसर आ गया, नहीं भाई,
कोई ऐसी चीज उनको निकालनी थी कि जो गोल घूमे, गोल चले, गोल करते रहे, तो एक पर्टिकुलर रेशो निकल कर आया जिसको पाई कहा गया 22/7, जिसका मान आज तक निकाल नहीं पाए हैं हम। अप्रोक्सीमेटली 22/7 लेकर चलते हैं बस। हाँ, ये पाई ही एक कांस्टेंट है ना। आइए आगे चलते हैं भैया। ठीक है सर, बढ़िया है, यहां तक कोई इशू नहीं है। आगे अगर बात करें तो ये जो पाई आर स्क्वायर बताया था, ये कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। अगर कोई मान लो आपका त्रिज्या खंड बना दूं मैं, सेक्टर, जिसका एंगल 60 डिग्री है, तो इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 6/6 हो जाएगा। अगर मान लो कोई वृत्त है इसका एंगल 45 है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? अगर मान लो एरिया पूरे का ए है तो इसका हो जाएगा पाई a/8, क्योंकि 360 के रेस्पेक्ट में बात होती है। आप 360 के रेस्पेक्ट में क्या थे? हाँ, जिद्दी प्रिया कह रही है आदि मानव कोई मैथ आती थी क्या? आदि काल में जो मानव रहते थे उनको आदि मानव कहा जाता था। आप आदि मानव से क्या समझते हैं? हाँ, जब हम 100, 500, 1000, 5000 साल पुराने हो जाएंगे तब भी हम भी आदि मानव कहलाएंगे कि बस उन्होंने बस ये चार्ट बनाकर चले गए बस। हाँ, ठीक है। आइए, तो हम तो अच्छे खासे चल रहे हैं, कब पेन वेन रहे हैं ना सर। एएलपी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? नीरज, जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाएगा सारा इनका इंतजाम रेलवे का। ठीक है, तो ये हो गया भाई बात। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको और हमें भी। इसी तरह से चाप की बात हम करते हैं। आर्क की बात, आर्क जानते हो आर्क क्या होता है? जैसे कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और एक लेंथ काम करती है जिसको हम बोलते हैं चाप, और ये होती है रेडियस और ये होता है थीटा। तो अगर मैं आपसे चाप की लंबाई पूछूं तो क्या होगा बताओ? तो आप कहना थीटा इंटू आर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन यहां ध्यान रहे थीटा जो होगा वो रेडियन में होता है। एल बराबर आर थीटा। ठीक है, लेकिन थीटा जो होगा वो रेडियन में होगा। अगर आप इसी तरह से एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया हो जाएगा, अगर चाप की लंबाई के साथ 1/2 चाप की लंबाई एल आर, आर मतलब रेडियस। अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली, कि जब आपको चाप की लंबाई, हाँ ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? हाँ, अब इनमें अगर पेपर में प्रश्न आ जाएगा तो बना नहीं पाओगे, तो इसलिए ध्यान सामने दो। ओके, ठीक है। चाप की लंबाई वाला आ सकता है, बता दिया। एक ये भी आ सकता है कि मान लो अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई पहिया जिसकी रेडियस आर है, तो ये बताओ एक पूरा चक्कर लगाने में कितना ट्रैवल करेगा? तो एक पूरा चक्कर वो 2πr का ही होता है। एक पूरा चक्कर जो है ना वो 2πr के बराबर ही है, नोट कर लो। हाँ, पूरा चक्कर एक 2πr के बराबर होता है। अगर मान लो आपको डिस्टेंस निकालनी है, मान लो n चक्कर लगाए तो आपकी जो डिस्टेंस होगी n इंटू 2πr हो जाएगी। तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? n इंटू 2πr हो जाएगी, है ना। एक चक्कर, एक रिवोल्यूशन 2πr के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आइए, एक समांतर चतुर्भुज की हम बात करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपको ज्योमेट्री में रिवाइज करा दिए थे। नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें तो एरिया क्या होता है? तो ये बेस है और ये हाइट है। तो समांतर चतुर्भुज जो है, पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एरिया जो होगा वो बेस इंटू हाइट हो जाएगा, नोट करो। पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन रिलेशन पता होना चाहिए कि अगर ये ए है या ये बी है, समझ रहे हो, ये ए है और ये बी है, तो रिलेशन क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। प्लीज इसे नोट कर लो, पेपर में ही आएगा।
ये पैरेललोग्राम के लिए। सर सीजीएल के पीवाईक्यू मैराथन क्लास ले लीजिए, राहुल कुमार कह रहा है। राहुल कुमार, जिस सीजीएल के मैराथन की बात कर रहे हो, मैंने आपको सीजीएल के सभी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रखे हैं, सारे के सारे 22, 21 सब कुछ सारे सॉल्व करा रखे हैं। अब पढ़ना किसको पड़ेगा? राहुल को जाकर पढ़ना पड़ेगा। अब वो पढ़ना चाह रहा है नहीं चाह रहा, वो राहुल ही जाने। चाह रहा है तो जाकर आप 12:30 बजे वाली क्लास में सब कुछ हो रखा है। अब क्या चल रहा है उसमें? एक्सपेक्टेड पेपर चल रहे हैं, है ना? ठीक है, चलिए आगे मैं चर्चा करता हूं। आइए, ये है पैरेललोग्राम। अब मैं बात करता हूं रोम्बस की। रोम्बस, तो मैंने एक रोम्बस बनाया ABCD। अब ये रोम्बस क्या कहता है कि अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो रोम्बस का जो एरिया होता है, इसका एरिया भी किस तरह से निकाला जाता है? बेस इंटू हाइट। अगर परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है तो चलो सर, पहला एरिया तो ये निकल गया। या फिर एरिया हम निकाल सकते हैं रोम्बस का कैसे? अगर मान लो थीटा दे दिया बीच में तो ये हो जाएगा सर A² साइन थीटा। अगर मान लो डायगोनल दे दिए, उससे भी एरिया निकलता है 1/2 D1 D2। अगर मान लो डायगोनल हो गया, सारा हो गया। परिमाप की बात करा जाए तो बोले सर पेरीमीटर हो जाएगा कितना? 4A। अगर मान के चलिए आप फॉर्मूले की बात करें, क्योंकि डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और ट्रिपलेट बनाते हैं। जैसे कि मान लो D1/2 है, ये D2/2 है, तो ये ट्रिपलेट बनाते हैं। तो यहां निकल कर आता है D1² D2² बराबर 4A²। लिख लो, ठीक है? नोट करो इन पॉइंट्स को, सारे अच्छे पॉइंट है सारे। रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। एक समलंब की और बात कर लेते हैं। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है? समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी एक भुजा और दूसरी भुजा ये है, इनके बीच की दूरी दे रखी होती है भैया h मान लो। तो एरिया क्या होगा? डायगोनल अलग अलग होते हैं, आप जानते हैं, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग और इनटू उनके बीच की दूरी। कभी कभार यहाँ आप ट्रिपलेट भी मान लेते हो, क्योंकि जब आप डायगोनल आपको दे रखा होता है और ये बेस आपको दे रखा होता है, ये हाइट दे रखी होती है, तो ट्रिपलेट रख जाता है ना? तो ये भी बन जाता है, कभी कभार दिमाग में रखना है इसको। और वैसे एरिया पूछेगा। एक इसमें एक चीज पूछ सकता है कि अगर मान लो आपने भुजा असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया, हालांकि मैंने ये ज्योमेट्री फॉर्मूला रिवीजन में करवा रखा है सब, तो EF बराबर क्या हो जाएगा? आपकी जो भुजा थी ना A और B/2, ये हो जाएगा। और इसी का एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई मान लो आपने दोनों डायगोनल बना दिए, इन दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये क्या होगा? तो ये बड़ी भुजा A है ना, -B/2। ये क्या है? डायगोनल के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, इस पे भी पेपर में प्रश्न बनेगा। ठीक है, बता रहा हूं हर एक चीज भाई, जिससे कि आप एक बार जब पेपर में देने भी जाओ और रिवीजन करो तो आपको पता लगे कि यार हाँ यार ये आ सकता है, पेपर में जरूरी है। अंडरस्टैंड? ठीक है, आइए अब एक चीज बात रह गई, हाँ, सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल अच्छा कंसेप्ट है। हाँ, इसको मैं कुछ आपको डायरेक्ट भी याद कराऊंगा इसमें कुछ सेमी सर्कल में, क्योंकि सेमी सर्कल एक ऐसा कंसेप्ट है, जैसे कि मान लो ये रहा, अगर आप इसके एरिया की बात करोगे तो नॉर्मली आप देखोगे कि यार सेंटर पर जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, तो πr²/2 ही होगा, क्योंकि 180 डिग्री है तो 360 का आधा, नॉर्मल है, कोई अलग चीज नहीं है। अगर मैं बात करूं सरकमफेरेंस की, तो यहां मैटर बनता है। आपने पूरा सर्कल देखा तो दिक्कत नहीं आई। अगर आप यहां परिधि की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द परिधि? परिधि 2πr, उसकी भी आधा यानी कि πr, क्योंकि यार परिधि भी तो उसी थीटा पे डिपेंड कर रही है। अगर 360 डिग्री है तो 2πr है, अगर 180 डिग्री है तो 2πr का आधा है। नॉर्मल लॉजिक है हमको यहां। चलिए, अगर मैं आगे चर्चा करता हूं परिमाप की, तो क्या कोई डिफरेंस आएगा?
यस बिल्कुल आएगा डियर। और यही मैं समझा रहा था उस टाइम भी कि वहां तो कोई डिफरेंस नहीं आया क्योंकि वहां क्लोज्ड एक फिगर था। अगर कोई क्लोज्ड फिगर है तो कोई इशू नहीं है। अब यहां एक ओपन फिगर है जहां पर परिमाप अगर मान लो यहां से शुरू कर रहे हो तो यहीं पर लौट कर आना है, तो आपने सबसे पहले परिधि तय करी जो कि कितनी थी पाई आर। फिर दोबारा से आप यहां पर चलकर आए और ये चलकर आए तो ये हिस्सा व्यास कहलाता है यानी कि 2r। और इसी को ही आपको समझना होता है कि कभी कभार अर्धवृत्त की बात की जाती है, सेमी सर्किल की बात की जाती है और परिमाप दे दिया होता है। और जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो एक कंडीशन बनती है जो कि बड़ी शानदार है, पेपर में आ सकती है। तो 7 दूनी 14 और 22 और 14 कितना हो जाएगा 36, 36 r/7। तो ये डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि आप ये समझें कि कभी भी अर्धवृत्त का परिमाप होगा वो 36 r/7 होता है। हाँ ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, तो 2D की हमने काफी सारी चर्चा तो कर ही ली है। खैर आइए अब हम आगे चलते हैं। यहां हमने सेमी सर्किल भी सीख लिया। कुछ चीजें हैं जो कि 2D में आ सकते हैं, फॉर्मूले क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। जैसे कि अक्सर आपने ये देखा होगा कि अगर मान लो कोई एक वर्ग है, या मैं इसको ऐसे बना देता हूं, अरे मिट जाए यार, चलो। अगर मैं कहता हूं कि मान लो कोई एक वर्ग है, अगर मैं कहता हूं कोई वर्ग हो गया, अगर मैं कहता हूं ठीक है कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब बात को समझना, यहां पर आपने कुछ जानवरों को छोड़ रखा है। अब बात को सुनना है ना, मेरी बात को अच्छे से। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई जानवर है और रस्सी से बंधा हुआ है, और वो रस्सी ये है कि भाई आपस में अड़ रहे हैं वो आपस में, ठीक है। आप मेरी बात को अगर समझ पा रहे हैं तो यस या नो में जवाब देना। इस तरह से हो रहा है, मतलब है ना, यानी कि वो जो चरने वाला एरिया है, उन जानवरों के खाने का जो एरिया है, वो ये जो ग्रासिंग एरिया है ये वाला है केवल और केवल। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे एक रिलेशन है, वो भी सर्किल वाला, इसलिए बता रहा हूं। ये जो एरिया है ना, घास खाने वाला एरिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो जानवर जो होंगे, या जो भी घोड़ा गाय जो भी है जो घास खाते हैं, वो अगर यहां बंधे हुए हैं और मैंने मान लीजिए इसको 2a मान लिया, एग्जांपल ले रहा हूं है ना, तो उसकी रेडियस मैंने मान ली रस्सी की a है, तो क्या मैं कह सकता हूं वो इसी हिस्से को खा पाएंगे बस? 4 अगर बंधे हुए हैं तो एक यहां पर, वो इधर से इधर तक खा लेगा, वो इधर से इधर तक खा लेगा, तो चारों जानवर इसी एरिया को खा पाएंगे। ये एरिया बिना खाए रह जाएगा, ये पूरा एरिया खाली रह जाएगा। मैंने तो भाई हरप्रीत अच्छे से समझा दिया यार, और इतना कोई बड़ा चीज भी नहीं थी, लेकिन ये बुद्धि है ना, ये चल नहीं रही है भाई तेरी, बहुत दिक्कत है हरप्रीत। 6 बार एक चीज समझा रहा हूं यार, फिर नहीं समझ रहे हो तो तुम तो ये वाली बात है, चम्मच से भी नहीं पिया जा रहा है, तो फिर ऐसे आदमी को छोड़ देना चाहिए। चलिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों से कि अगर आप इस वाले एरिया का, मतलब इस वाले हिस्से का एरिया निकालना चाहते हैं, तो पूरे सर्किल के, मतलब पूरे स्क्वायर के एरिया में से आप माइनस कर सकते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर। और यहां पर जो हम कह रहे हैं आर बराबर आपका ए है। तो अब आपका ये प्रश्न है कि आपने पाई आर स्क्वायर क्यों घटाया, और मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूं। मर्जी है मेरी। तो ये एरिया है जिसमें आपने भुजाओं, मतलब स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटाया। क्यों घटाया पाई आर स्क्वायर, ये समझना था बस आपको। क्योंकि सर प्रत्येक कोण यहाँ 90 डिग्री है, और 90-90 डिग्री करके आपने 360 डिग्री बना दिया। हाँ, ये एक सर्किल के 4 टुकड़े हैं और ऐसे लगे हुए हैं अलग अलग होकर। सही कह रहा हूं ना, है तो वो एक सर्किल ही पूरा, ये लॉजिक है। इसी प्रकार अगर किसी ट्राइंगल में खा रहे हो तो
इसी प्रकार किसी ट्राइंगल में खा रहे हो तो बताओ, तो आप क्या करोगे, ट्राइंगल का एरिया और उसमें से क्या माइनस कर देना है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आधा। बोलो गलत कह रहा हूं क्या मैं? नहीं। और ये बीच वाले हिस्से का एरिया आ जाएगा। ये समझाने के लिए है, बाकी जिनको समझ में आ रहा है वो ठीक है। इसमें से पाई आर स्क्वायर बाई 2 जाएगा। अब रीजन आप बताओ क्यों? क्योंकि यहां पर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए। तो 180 डिग्री का मतलब हाफ सर्किल। चलिए आगे। आगे क्या कंडीशन है सर? आगे कंडीशन ये भी है कि हाँ, प्रहलाद कह रहा है सर एएलपी का बैच कब स्टार्ट होगा? स्टार्ट हो रहा है जल्दी, चिंता मत करो। फाउंडेशन बैच आ रहा है 19 तारीख से पहले, तो वो उससे सब कवर हो जाएगा। पहले तो अलग से एएलपी का भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पढ़ाई कर ले पहले, अभी जो चल रहा है उस पर, ठीक है। ये चेंज नहीं होने वाला कुछ। ओके सर, यहां तक ठीक है, अच्छा लगा, क्लियर हुआ। एक चीज और होती है, अगर मान लो मैं एक कन्वेयर बेल्ट होती है ना, जैसे कि मैंने 2 टायर हैं, इस टायर पर मैंने बेल्ट को लपेटा इस तरह से, तो आपसे पूछा जाता है कि भाई ये जो बेल्ट है जो लपेटी गई है, इस बेल्ट की लंबाई क्या होगी, लेंथ। ये आर है, ये आर है, ये 2R है, ये आर है, ये आर है। तो मैं आपको कहता हूं, पहले भी मैंने बोला है कि भाई देखो सर, ये वाला हिस्सा 2R हो गया, और ये आधा सर्किल, ये आधा सर्किल 2πr प्लस 4R। क्या बोलते हो? ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मान लो मैंने ये 3 सर्किल लपेट दिए और इनके ऊपर एक बेल्ट चढ़ा दी, तो उसकी लंबाई क्या होगी? 3 सर्किल ऐसे लगा दिए मैंने और बेल्ट चढ़ाई है ऐसे, ये तो कॉमन सेंस वाली बात कहना चाहता हूं मैं तो आपसे कि भाई ये जो एंगल है वो बनेगा, और फिर इन तीनों हिस्सों का एरिया आएगा, फिर ये अपना 2R आएगा, 2R आएगा, 2R आएगा। तो भाई ऐसी बात है, कुछ भी मत करो, ये जो लेंथ है बेल्ट की वो हमेशा हमेशा ऐसे ही चलेगी। 2 सर्किल हैं तो 4R, 3 सर्किल हैं तो 6R प्लस 2πr। 2πr तो रहेगा ही रहेगा अगर इनकी रेडियस R है ना, शर्त वही है। अगर मान लो मैं 4 मान लेता हूं, तब तुरंत बता दो क्या होगा सर लेंथ। अगर मैंने इसके ऊपर बेल्ट चढ़ा दी मान लो चारों तरफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8R प्लस 2πr। क्लियर है भाई? आ जाता है पेपर में सर अलग अलग, अगर अलग अलग रेडियस हो तो है, तो नहीं, इस कंसेप्ट पे नहीं है। अलग अलग रेडियस हो तो फिर पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका 120 डिग्री, इसका 120 डिग्री, इसका 120 डिग्री, अलग अलग रेडियस का करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। फिर आपको ये R1 प्लस R2 जोड़ना पड़ेगा, R2 प्लस R3, वो फिर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अगर रेडियस सेम है तो उसकी चर्चा हो रही है ना, वो हो सकता है, गलती नहीं है, उसमें भी हो जाएगा वो। हाँ, लेकिन उसमें बने में बहुत दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? फिर आपको पता है क्या लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हाँ देखो क्यों, अगर मान लो एक बड़ा सर्किल मान लिया, एक छोटा सर्किल मान लिया, आपने उनको टच भी कर दिया, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं ये एग्जांपल ले ही लेता हूं, चलो आपने जो कहा है कि मान लो ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है। अब बताओ सर क्या होगा बेल्ट, तो बेल्ट ये होगी, ये वाली और ये वाली, इसकी लंबाई होगी 2RR, इसकी लंबाई कितनी होगी 2RR। ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से, अब जरूरी भी है कि ये हाफ सर्किल में आए, आना तो चाहिए। हाफ सर्किल होगा तो ये हो जाएगा भैया πr, बस केवल कैपिटल में, और ये हो जाएगा छोटा πr। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर पूरा। ठीक है, स्टोर में भी आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको मेरे साथ में जुड़ना है।